गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। इससे पहले हमने स्टमक के देखे कौन कौन सी डिजीज़ को। स्टमक में हमने गैस्ट्रोपैथी देखी थी, एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ देखी थी, ठीक है। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में आपने याद रखनी उसकी जो टाइप्स थी वो एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस था और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस था, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ने लगे स्टमक में जो कैंसर हो जाता है, ठीक है। कैंसर हो जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। उसमें बहुत से कैंसर हो सकते हैं स्टमक में, ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़ने लगे हैं वही वाला हो, बहुत से कैंसर हो सकते हैं ट्यूमर में। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है 90 to 95% कैंसर होता है स्टमक में, वो कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कैंसर जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो गए। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है वो एडिनोकार्सिनोमा है, वही हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। और इसके अलावा ये है कि अब हम पेप्टिक अल्सर को देखा था तो वो भी हमारे पास, या एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस देखा था तो वो भी हमारे पास किसको इन्वॉल्व करा था? स्टमक का जो एंट्रम था, जो पाइलोरस रीजन था, नीचे वाला जो रीजन था स्टमक का, उसको इन्वॉल्व करा था, ठीक है। और इस पेप्टिक अल्सर के बारे में हमने ये भी देखा था कि सबसे मोस्ट कॉमन डिडनल अल्सर होता है और उसके बाद हमारे पास जो है लेसर कर्वेचर एंट्रम पाइलोरस रीजन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है ये भी हमारे पास क्या करता है? ये भी हमारे पास स्टमक का लोअर पार्ट जो होता है एंट्रम और पाइलोरस का, उसको लेसर कर्वेचर के करीब वाला जो पार्ट होता है उसको इन्वॉल्व करता है मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे कैंसर ज़्यादा डेवलप होता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक इंटेस्टाइनल टाइप होती है और एक गैस्ट्रिक टाइप होती है, ठीक है। इनके नाम से आपको पता चल रहा है इंटेस्टाइनल टाइप ऐसी टाइप होगी जिसमें हमारे पास इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की तरह का कैंसर होगा। मतलब कि जो कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा आगे हम पढ़ेंगे उससे रिजेंबल कर रहा होगा अगर स्टमक का कैंसर, तो उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है, मतलब वो गैस्ट्रिक टाइप का है, मतलब वो इंटेस्टाइन से रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा से रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक टाइप। और गैस्ट्रिक टाइप का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज्ड टाइप, ठीक है। डिफ्यूज टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, एक जगह पे जमा नहीं हुए होते, ठीक है। जगह जगह उन्होंने हमारे पास जो है ना कैंसर बनाया होता है, स्कैटर्ड सेल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कि 90 to 95% हमारे पास जो कैंसर्स होते हैं स्टमक में वो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा का होता है, ठीक है। और इसमें वही सिम्टम्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ लिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेजिया, डिस्पेप्सिया, खाया नहीं जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, जब नहीं खाया जाएगा तो वीकनेस हो जाएगी एंड ऑल दैट। और ऑब्वियसली जब हमारे पास कैंसर है तो जब ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा, ब्लड वेसल्स टूट जाएंगी, उसमें से हेमरेज हो जाएगा, हेमरेज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस है तो एनीमिया हो जाएगा, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जस्ट थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में भी हमने यही देखी थी ना कॉम्प्लिकेशंस, तो ये वही हैं, ठीक है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी आ जाती है, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में उसमें देखा था एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस में, हमें देखा था ना कि उसमें हमारे पास जो पॉवर्टी वाले लोग होते हैं, लोग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं जिनको प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं मिलता, मतलब कि न्यूट्रिशन होती है या उनके अंदर जो है पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनकी हाइजीनिक मेजर्स इतनी प्रॉपर नहीं होती, तो उन लोगों में एच पाइलोराई का गैस्ट्राइटिस हो रहा था। इसी तरह यहाँ पे जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनको लो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ठीक है। और उन लोगों के अंदर जो मल्टीफोकल म्यूकोजल एट्रोफी होती है, ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया होता है, ठीक है। उनके अंदर जो है ना ये हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और पहले से जिनकी जो है वो गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है, मतलब कि पहले से उनका कोई प्रॉब्लम था पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से और हमने उनके स्टमक का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर दिया तो वहाँ पर कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये थोड़ी सी इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू था। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं कि हमारे पास जो है ना गैस्ट्रिक कैंसर किन लोगों में डेवलप होता है। लेकिन रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना, इनको अगर हम सही तरह से डिफाइन करें अगर पैथोजेनेसिस के साथ मिला के, तो वो शुरू में ही हम कर लेते हैं। वो ये कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक ये है कि हमारे पास डाइटरी फैक्टर्स, मोस्टली आपके डाइटरी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स के, जिसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। डाइटरी फैक्टर्स में भी अगर हम देखें तो वो लोग जो कि हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम लेते हैं, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स कम लेते हैं, और इस तरह की जो गंदी गंदी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो है ना वो पुअर सैनिटेशन वही हो गई, फूड मतलब प्रॉपर नहीं ले रहे, ठीक है, सॉल्टी फूड्स ले रहे हैं, खट्टे खट्टे खाने खा रहे हैं, ठीक है, और स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फूड्स, पिकल्ड आइटम्स खा रहे हैं, ठीक है, या फूड्स कंटेनिंग नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, इस तरह के जो फूड्स ले रहे हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। और अदर्स में अगर हम देखें तो एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, वायरस की वजह से भी, वायरस जो होता है एप्स्टीन बार वायरस, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और एक हमने देख लिया कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वाले लोगों में, ठीक है, और एच पाइलोराई जो होता है ये तो हर जगह ही घुस जाना होता है ना इसने गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में भी हमने वही पढ़ा, पेप्टिक अल्सर भी एच पाइलोराई ने कॉज किया और अब आके यहाँ पे कैंसर भी वही कॉज कर रहा है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होता है वो होता है हेरिडिटी, मतलब कुछ लोगों में क्या है, हेरिडिटी हमारे पास होता है, उनकी जीन्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्या जीन्स में प्रॉब्लम होता है वो हम अभी आगे पढ़ते हैं कि CDH1, ठीक है, जीन होती है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो ई के एडहेरेंट होती है वो प्रॉपर नहीं बनती, वो लॉस हो जाती है।
जब ई कैडहेरिन लॉस हो जाती है तो आपको पता है कि ई कैडहेरिन क्या करती है कि वो एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में जंक्शन काढ़ी होती है, उनको जोड़ के रखती है। अब ई कैडहेरिन नहीं होगी तो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो अपनी मर्जी से इधर उधर फैलेंगे, ठीक है, और वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो कि हमारे पैथोजेनेसिस में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो है ये रिस्क फैक्टर्स को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जो कि एपिडेमियोलॉजी में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले उन्होंने ये लिखा हुआ है म्यूटेशंस, ठीक है। तो म्यूटेशंस को पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो म्यूटेशंस में सबसे पहले ये आपने बात याद रखनी है कि म्यूटेशंस दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। एक ये है कि फैमिलियल हो सकती है और दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना स्पोरेडिक हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है फैमिलियल मतलब कि वो फैमिली में रन कर रही है, और ये बात याद रखनी है कि ज़्यादातर जो है जो फैमिलियल केसेस होते हैं, दो तरह के गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं, डिफ्यूज़ होता है, एक इंटेस्टाइनल होता है। तो उसमें से जो डिफ्यूज़ टाइप होती है ना वो ज़्यादातर फैमिलियल होती है, ठीक है। मतलब डिफ्यूज़ टाइप जो होती है, जो गैस्ट्रिक टाइप होती है इसके कैंसर की, वो ज़्यादातर फैमिलियल होती है। मतलब ये कि वो फैमिलीज़ में रन करती है, ठीक है, वो जेनेटिकली जो है वो होती है ज़्यादातर। और डिफ्यूज़ टाइप जो होती है ये ज़्यादातर जो है फैमिलियल होती है। और दूसरा इसके बारे में याद रखना है कि इसमें हमारे पास मोस्टली लॉस ऑफ ई कैडहेरिन होता है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द CDH1, ठीक है। तो जब ई कैडहेरिन लॉस होगा CDH1 की म्यूटेशन की वजह से, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास की टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक कैंसर, मतलब डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। ऐसा गैस्ट्रिक कैंसर जो कि डिफ्यूज़ टाइप का होगा, जिसके बारे में मॉर्फोलॉजी में प्रॉपर्ली देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़ एंड इंटेस्टाइनल टाइप। बस अभी तक आपने ये याद रखना है कि जो डिफ्यूज़ टाइप होती है वो मोस्टली फैमिलियल होती है, ठीक है, और उसमें हमारे पास CDH1 की म्यूटेशन होती है, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास ई कैडहेरिन लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से दैट इज़ द की टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारे पास और भी हमारे पास म्यूटेशंस हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल टाइप की अगर बात करें तो उसमें जो मोस्टली हमारे पास म्यूटेशंस आती हैं वो आती हैं APC जीन के अंदर, ठीक है। APC जीन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब आपको पता है APC क्या होता है। अगर हम न्यूक्लियस का चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पे एक फिगर बनी हुई थी जिसमें क्या था, APC ने बीटा कैटेनिन को पकड़ा हुआ था, ठीक है। और बीटा कैटेनिन जो होता है वो हमारे पास जीन की ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाता है और सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। लेकिन APC ने क्या नॉर्मली किया होता है, उसने बीटा कैटेनिन को, वो जो कैट होती है, ठीक है, बीटा कैटेनिन मतलब वो कैट है, ठीक है, उस कैट को उसने जो है ना बिल्ली को पकड़ के रखा होता है APC ने, ठीक है, कि मैं तुम्हें पकड़ के रखूँगा। जब तक उसने उसको पकड़ा होता है तब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। जैसे ही सेल को ज़रूरत पड़ती है कि मैंने अब डिवाइड होना है तो वो APC उस बीटा कैटेनिन को छोड़ देती है, कैट को छोड़ देती है। जब वो बिल्ली छूट जाती है तो जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि APC में म्यूटेशन हो किसी भी तरह से, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बीटा कैटेनिन हर वक्त वो कैट जो है वो रिलीज़ रहेगी, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, वो जाके बीटा कैटेनिन जो है वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन करवाती जाएगी, सेल मल्टीप्लाई होता जाएगा और कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। तो ये जो APC की जीन की म्यूटेशन होती है ये हमारे पास होती है इन केस ऑफ, इसमें कौन सी टाइप में, इंटेस्टाइनल टाइप में, ठीक है। इंटेस्टाइनल टाइप जो होता है गैस्ट्रिक कैंसर का, उसमें मोस्टली जो म्यूटेशन होती है वो APC में होती है, ठीक है। अभी हमने एक डिफरेंस पढ़ भी लिया कि जो गैस्ट्रिक टाइप है उसमें म्यूटेशन किस में आती है, मोस्टली जो हमारे पास CDH1 जीन होती है ई कैडहेरिन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप में कौन सी जीन म्यूटेशन आ रही है, APC में, ठीक है, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन जो है वो सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे TP53 भी म्यूटेशंस हो सकती हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो है ना ये जो बीटा कैटेनिन वाला होता है ये स्पोरेडिक केसेस में होता है, ठीक है, स्पोरेडिक केसेस में होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एच पाइलोराई की वजह से। एच पाइलोराई जो होता है ये भी हमारे पास पैथोजेनेसिस इसका रोल होता है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। आपको पता है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस था, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का हमने ये देखा था प्रॉपर्ली कि उसकी अगर आपको मॉर्फोलॉजी याद हो, ठीक है, तो आपने देखा था ना कि उसमें क्या था, उसमें हमारे पास मॉल्ट बन रहे थे, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स बन रहे थे। उसके बाद हमने देखा था इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया हो सकता है उसमें, ठीक है, और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की तरफ डेवलपमेंट कर सकता है एच पाइलोराई, ठीक है। तो वो मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि एच पाइलोराई जो होता है ये भी हमारे पास एक फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन करवाएगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होंगी, इंटरल्यूकिन्स होंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो है ये हमारे पास होता है, मतलब 10% जो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होता है, ज़्यादातर जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो एच पाइलोराई कॉज करता है। लेकिन अगर वायरस की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस होता है जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता है। मतलब ये हमने पढ़ा था ना जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, इसके बारे में एक बात पढ़ी थी कि ये TP53 में म्यूटेशन कर देता है, ठीक है, जब हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये TP53 म्यूटेशन करने की वजह से, ठीक है, सॉरी वो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस था, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे है कि EBV जो हमारे पास पॉजिटिव होता है उसमें TP53 कॉमन इतनी नहीं होती म्यूटेशंस, ठीक है। उसमें मॉर्फोलॉजिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि प्रॉक्सिमल स्टमक में होता है और मोस्ट कॉमनली हैव अ डिफ्यूज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये याद रखना है कि जो हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस होता है वो डिफ्यूज्ड टाइप कॉज करता है, मतलब ये कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक टाइप ऑफ कैंसर होता है ना वो हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस कॉज करता है। उसके बाद हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेस्टाइनल एंड डिफ्यूज टाइप, ठीक है। अभी तक हमने जो डिफरेंस इनके दरमियान में यही देखा है कि ज़्यादातर जो है
दोनों वैसे फेमिलियर और स्पोरेडिक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास डिफ्यूज़ टाइप होती है वो होती है फेमिलियर, ठीक है। और उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, ई का डायरेक्ट लॉस हो जाता है ड्यू टू CDH1 म्यूटेशन, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा था कि जो इंटेस्टाइनल टाइप होती है उसमें APC की म्यूटेशन आती है, TP53 की म्यूटेशन आती है, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। अब हम इनकी फर्दर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेस्टाइनल टाइप एंड द डिफ्यूज़ टाइप, ठीक है। यहाँ डिफ्यूज़ को हम दूसरा नाम जो है वो गैस्ट्रिक टाइप भी देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि देखिए इंटेस्टाइनल टाइप है, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा हमारे पास कैंसर होगा जो कि रिजेंबल कर रहा होगा एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन, ठीक है। मतलब आपको पता है ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ग्लैंड्स होते हैं। तो इस वाला जो ये हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप होगी इसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। जबकि हमारे पास जो गैस्ट्रिक वाली टाइप होगी, डिफ्यूज़ वाली टाइप होगी, उसमें इतने ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, वो इनके नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जो डिफ्यूज़ टाइप होती है उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जगह जगह पड़े होते हैं, छोटे छोटे नेस्ट बनाए होते हैं, घोंसले बनाए होते हैं सेल्स ने, जगह जगह स्कैटर्ड फॉर्म हुए होते हैं। लेकिन जो इंटेस्टाइनल टाइप होती है ना, वो हमारे पास स्कैटर्ड नहीं होती, वो एक जगह हमारे पास उसने बड़ी सी ग्रोथ बनाई होती है, ठीक है, लोकली ग्रोथ बनाई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास है इंटेस्टाइनल टाइप, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। तो म्यूसिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, म्यूसिन वैक्यूल्स बन जाएंगे, और वो जो म्यूसिन के वैक्यूल्स होंगे वो सेल्स की जो एपिक्स होगी तो वहाँ पे वो म्यूसिन वैक्यूल्स जमा हो जाएंगे, और म्यूसिन हमारे पास एपिकल वैक्यूल्स नज़र आएंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। जबकि हमारे पास जो दूसरी टाइप है डिफ्यूज़ टाइप, उसमें म्यूसिन वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो सेल की अपीयरेंस आएगी वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आएगी। सिग्नेट रिंग क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा म्यूसिन वैक्यूल से भर जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म जब पूरा भर गया उससे म्यूसिन वैक्यूल से, तो न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरी पे पुश हो जाता है, उसकी वजह से जो सेल की अपीयरेंस आती है वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना इनके दरमियान में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। ग्लैंड्स का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि इंटेस्टाइनल टाइप में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल टाइप में एपिकल न्यूक्लियर म्यूसिन वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइनल टाइप में क्या होता है, लोकली हमारे पास जो है एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है। जबकि हमारे पास जो ऑपोजिट केस है गैस्ट्रिक वाला, जिसको हम डिफ्यूज टाइप भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ग्लैंड्स नहीं होते, उसमें जो हमारे पास सेल्स की अपीयरेंस आती है वो क्या होती है, हमारे पास सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आती है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे पास सेल्स अरेंज होते हैं, डिफ्यूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, एक जगह उन्होंने लोकली बड़ी सी ग्रोथ नहीं बनाई होती। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं लॉरेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम इसको इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसकी हमारे पास मॉर्फोलॉजी के लिए ना आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो हमें बताना होता है मॉर्फोलॉजी में वो उसकी लोकेशन बतानी होती है, ठीक है। तो लोकेशन मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि ये एंट्रम और पाइलोरस के रीजन में जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है वहाँ पर हमारे पास मोस्टली होता है डेवलप, ठीक है। तो इसकी लोकेशन ये होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी बतानी होती है वही जो मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक टाइप के दरमियान में जो डिफरेंस बताया ना कि किस तरह से सेल्स अरेंज होते हैं, वो लिखना होता है। एक और चीज़ है कि हमारे पास जो डिफ्यूज टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं ना, उनमें एक हमारे पास रिएक्शन होता है जिसको हम डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन क्या होता है कि जब आपने न्यूप्लेसिया का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने टर्म पढ़ी थी डेस्मोप्लेसिया। उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास सेल्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू की क्लियर बना लेते हैं, जिसको हम डेस्मोप्लेसिया कहते हैं। स्ट्रोमा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब स्ट्रोमा की जो है वो पैरेन्काइमा से ज़्यादा हो जाता है, तो सेल जो होता है ना वो बहुत हार्ड सा हो जाता है, ठीक है, हार्ड सा हो जाता है, और वो मतलब बहुत हार्ड सा मैस बना देते हैं, ठीक है। उसको हम डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो अपीयरेंस आती है वो लेदर बॉटल अपीयरेंस आती है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास है इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनको हम करते हैं दो तरह से, ठीक है। एक ही है कि उनकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस कितनी है, ठीक है, उनकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन मतलब कितनी है, मतलब उनकी इन्वेजन कितनी है, कैंसर्स है ना, ठीक है। तो इनकी हम देखते हैं डेप्थ ऑफ इन्वेजन, कितना इन्होंने इन्वेड किया, कितनी डीप इन्होंने इन्वेड किया हुआ है। और दूसरा हम इनका देखते हैं कि इनका ग्रोथ पैटर्न क्या है। ध्यान से सुनना है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न जो है उसको पहले देख लेते हैं। ग्रोथ पैटर्न के लिहाज से हम जब देखते हैं ना ग्रॉसली, कि ग्रॉसली हमें देखना है कैंसर को, तो तीन तरह की ग्रोथ्स आती है, तीन तरह की ग्रोथ्स आती है कैंसर की। एक ये है कि वो बिल्कुल पॉलीपॉइड ग्रोथ हो, ठीक है, पॉलिप्स बने हो, ठीक है। दूसरी टाइप ये है कि जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल ग्रोथ हो, ठीक है। सुपरफिशियल ग्रोथ ऐसे हो कि वो ग्रोथ जो है या तो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, या वो थोड़ी सी एलिवेटेड है, या वो डिप्रेस्ड है, ठीक है। सुपरफिशियल में तीन टाइप्स होती हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट है, एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है, ठीक है। थर्ड टाइप जो होती है वो कौन सी होती है, अल्सरेटिव होती है, ठीक है। तो ये तीन तरह से कैंसर हमें नज़र आ सकता है। कौन कौन सी तरह से नज़र आ सकता है, एक ये कि वो बिल्कुल हमारे पास जो है पॉलीपॉइड हो, दूसरा ये सुपरफिशियल हो, और तीसरा वो अल्सरेटिव हो, ठीक है। और सुपरफिशियल में फर्दर तीन तरह से हैं कि बिल्कुल फ्लैट हो, एलिवेटेड हो या डिप्रेस्ड हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि उसने डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितनी किया, उसने कितनी इन्वेड किया, तो उस लिहाज से हम उसको डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, अर्ली
और लेट। अर्ली जो हमारे पास स्टेज होती है उसमें उसने सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व किया होता है, और जो लेट स्टेज होती है उसमें ऑब्वियसली वो हमारे पास स्प्रेड करके उसने मस्कुलरिस एक्सटर्ना को भी कवर कर लिया होगा और आगे वो लिम्फ नोड्स तक भी स्प्रेड कर लिया होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो देख, ठीक है। इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक टाइप में आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आगे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। ग्लैंडुलर का डिफरेंस है, सेल के अपीयरेंस का डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो है उनकी ग्रोथ पैटर्न का डिफरेंस है। इसके अलावा हमने देखा कि फेमिलियल और स्पोरेडिक और जीन की म्यूटेशंस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इसके अलावा जो मैं आपको बताऊँ ये कि चूँकि वो फीमेलियल ज़्यादा होता है ना, जो डिफ्यूज़ टाइप है वो ज़्यादा फीमेलियल केसेस होते हैं, मतलब फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है, तो इस वजह से वो इनहेरिटेड ही होगा ना वो सारा, तो उससे क्या होता है कि ये अर्ली एज में हो जाता है, मतलब बच्चों में ज़्यादा अगर हो तो यंग एज में वो ज़्यादातर डिफ्यूज़ टाइप होता है, गैस्ट्रिक टाइप होता है, ठीक है। और लेट इंसिडेंस जो है वो विद एज जो इंक्रीज़ होती है वो हमारे पास होती है इंटेस्टाइनल टाइप की, ठीक है। उसके बाद यह है कि डिफ्यूज़ टाइप जो होती है वो वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती है, और जो ब्लड ग्रुप ए के लोग होते हैं ना उनमें डिफ्यूज़ टाइप ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। जबकि जो इंटेस्टाइनल है ना वो मेन में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और जो है ना वो एज के साथ साथ उसकी इंसिडेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंसेस थे इनके, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिल गए होंगे इनके दरमियान में। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है। और इनकी डायग्नोस्टिक के लिए जस्ट हम रेडियोलॉजिकली देख लेते हैं ट्यूमर को, उसकी ग्रोथ पैटर्न को देख लेते हैं भाई कि हमें पॉलीपॉइड नज़र आ रहा है, सुपरफिशियल या अल्सरेटेड, और इस तरह से हम इसको देख